कि आप सब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से जरूर इंस्पायर हैं कि अगर झूठ भी बोलो तो विजन बड़ा होना चाहिए। आप उस पर बात नहीं करेंगे और अगर सवाल पूछो तो नेता सदन क्रोधित हो जाते हैं। ठीक है, हम अपना दल बहुत छोटा दल है, लेकिन ये मुद्दा ऐसा भी नहीं है कि आपके डर से हम चुप हो जाएं। नमामि गंगा योजना के माध्यम से गंगा की सफाई के नाम पर अरबों खरबों का बजट आवंटित किया और जिसमें लूट खसोट भी हुई, लेकिन उसके बाद भी कोई परिवर्तन नहीं आया। आप गंगा के प्रति अपनी ईमानदारी दिखाएं और गंगा को वापस गंगा के स्वरूप में लाएं। जो गंगा का जल आचमन के लिए होता है, उस गंगा के जल में आज हाथ डालना भी हानिकारक है। आप स्वयं कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे। जहां तक इस मेगा बजट का सवाल है और इस मेगा बजट के आकार का सवाल है, तो ये बहुत ही आकर्षक है। निसंदेह इसमें बड़ी बड़ी योजनाओं का उल्लेख है। मिलियन ट्रिलियन इकोनॉमी की बात हम कर रहे हैं, तो एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि आप सब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से जरूर इंस्पायर हैं कि अगर झूठ भी बोलो तो विजन बड़ा होना चाहिए। ये सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, इसलिए सबसे पहले भ्रष्टाचार की लड़ाई पे भारतीय जनता पार्टी की क्या नीति है, ये इस सदन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्पष्ट करे। और ये बात मैं इसलिए बोल रही हूं क्योंकि समाज का चाहे कोई भी अंग हो, चाहे विकास का कोई भी आयाम हो, लेकिन भ्रष्टाचार एक ऐसा दीमक है जो साथ रहते रहते धीमे धीमे पूरे समाज को खा करके खोखला करने का काम करता है। और मुझे समझ में नहीं आता, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है ये कि जिस भी मजबूरी से भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को आप प्रश्रय दे रहे हैं, मैं नेता सदन से कहना चाहती हूं कि इसका सीधे सीधे असर पूरे 25 करोड़ लोगों के हितों को प्रभावित करता है। खुलेआम मैंने ये मुद्दा इस सदन में उठाया, तमाम साक्ष्य, तमाम प्रपत्रों के साथ। प्राविधिक शिक्षा विभाग के कर्मचारी भी चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे, लेकिन आप उस पर कार्रवाई नहीं करेंगे, आप उस पर बात नहीं करेंगे और अगर सवाल पूछो तो नेता सदन क्रोधित हो जाते हैं। ठीक है, हम अपना दल बहुत छोटा दल है, लेकिन ये मुद्दा ऐसा भी नहीं है कि आपके डर से हम चुप हो जाएं। क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है कि जहां तमाम धार्मिक स्थलों के लिए आप पैसे का आवंटन कर रहे हैं, वहां भगवान महावीर के 24 के 24 तीर्थंकरों के लिए, बौद्ध स्थलों के लिए, नानक देव के तमाम गुरुद्वारों के लिए, कबीर की किसी बैठकी के लिए आपने पैसे का आवंटन नहीं किया है। मान्यवर मुझे बोलने दीजिए, उसके बाद बोलिए। नो प्लीज डोंट डिस्टर्ब इन बिटवीन, डोंट डिस्टर्ब इन बिटवीन, नो डोंट डिस्टर्ब इन बिटवीन, यू हैव नो राइट, एब्सोल्युटली नो राइट। आप अपने मौके पे बोलिएगा, मैं बोल लूं उसके बाद बोलिएगा। मैं बोलूं उसके चलिए बाद ठीक है बोलिएगा। विजय जी, मैं बोलूं उसके बाद बोलिएगा। बोलिए I might have many objections to what you said, but I didn't raise down my voice. पल्लवी जी बोलिए आप बोलिए अपनी बात। आप बोलिए अपनी बात। मान्यवर, आप क्या संदेश देना चाहते हैं उत्तर प्रदेश की जनता को? इतना भेदभाव, आप स्वयं कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, तो मान्यवर बांट तो आप स्वयं ही रहे हैं ना। महाकुंभ का एक आयोजन हुआ जो हम सभी के लिए, चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों चाहे विपक्ष के लोग हों, बड़ा ही गौरव देने वाला विषय है। और स्वयं सरकार ने आगे बढ़ करके इसमें व्यवस्थाओं करने की जिम्मेदारी ली थी और ये एक बहुत बड़ी चुनौती भी थी जिसमें सरकार पूर्णतः विफल हुई। और अब जब महाकुंभ का ये आयोजन खत्म हो चुका है, उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी चुनौती है कि गंगा में हुए गंगा के प्रदूषण से गंगा को निजात दिलाया जाए। हम आपसे कहना चाहते हैं कि गंगा भारत का प्राण है, गंगा भारत की विभिन्न संस्कृतियों का आधार और भारत की आध्यात्मिक यात्रा का साक्षी है। यह दुर्भाग्य है हम उन सभी लोगों के लिए जो गंगा को आज इस परिस्थिति में देख रहे हैं। केंद्र सरकार ने नमामि गंगा योजना के माध्यम से गंगा की सफाई के नाम पर अरबों खरबों का बजट आवंटित किया
और जिसमें लूट खसोट भी हुई, लेकिन उसके बाद भी कोई परिवर्तन नहीं आया, बल्कि वो गंगा जो प्राकृतिक अल्केमिस्ट है उसका अनुपात भी बिगाड़ दिया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ऐसा ना करे, आप गंगा के प्रति अपनी ईमानदारी दिखाएं और गंगा को वापस गंगा के स्वरूप में लाएं। जो गंगा का जल आचमन के लिए होता है, उस गंगा के जल में आज हाथ डालना भी हानिकारक है। मान्यवर, आप ही बोल लीजिए। बोलो आप बोलो, बोलने दीजिए भाई। भारत अर्थात इंडिया एक कृषि प्रधान देश है और महत्वपूर्ण तथ्य यह है मान्यवर कि उत्तर प्रदेश जैसे विशाल और कृषि प्रधान राज्य में, जहां जनसंख्या का 2/3 से भी ज्यादा हिस्सा खेती से जुड़ा हुआ है, आज वही किसान परेशान है खाद DAP के लिए, वही परेशान है आज बीज ना मिलने से, आवारा पशुओं के आतंक से परेशान है, तो रात दिन बढ़ते कर्ज से परेशान है, मजबूर है खेती छोड़ने के लिए और अंततः आत्महत्या करने के लिए। मैं पूछती हूं सरकार से, मैं पूछती हूं सत्ता पक्ष से कि क्या संवेदनाएं हैं आपकी, क्या नीति है आपकी किसान और खेत से जुड़े हुए इन खेतों की और खेत से जुड़े हुए इन किसानों की सुरक्षा के प्रति। इस प्रदेश में युवाओं की क्या स्थितियां हैं, क्या परिस्थितियां हैं, ये किसी से छुपी नहीं है। हम ये जानते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती का जो मुद्दा रहा, उसमें संवैधानिक दर्जा प्राप्त आयोग ने भी कहा कि 6800 छात्र छात्राओं के प्रति गलत हुआ है, जिसको आप सिरे से नकार रहे हैं। तो फिर एक बात का जवाब दीजिए कि इको गार्डन में जो 6800 बैठे हैं वो वहां पर क्यों बैठे हैं, इसका जवाब सदन आपसे मांगता है। शिक्षा के प्रति आप कितने गंभीर हैं, ये बात इसी बात से प्रदर्शित हो जाती है कि कैसे आपने लगभग 27,000 परिषदीय स्कूलों पर ताला लगाने का सोच लिया और वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूलों की फीस वृद्धि पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है। इस प्रदेश का छात्र हो या इस प्रदेश का युवा हो, बहुत बेहतर तरीके से ये समझ चुका है कि सरकार हमारे मुद्दे पे संवेदनहीन है और उदासीन है, क्योंकि अगर यही मुद्दा गुजराती गैंग से जुड़ा हुआ होता तो पूरी की पूरी सरकार शीर्षासन करने लग गई होती। आप कहते हैं कि विपक्ष ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया दिया। पल्लवी जी, समय जस्ट 30 सेकंड सर। मान्यवर, यह बात भी स्वीकार कर ले कि आज इस वक्त प्रदेश का सबसे बड़ा आर्थिक माफिया आपकी सरकार का हिस्सा है, तो इस पर भी जवाब दे दीजिए। जब भी किसी भी समस्या पर बात करो माननीय सरकार, तो सरकार कहती है, मसलन यदि आप इनसे पूछ लें कि बिजली इतनी महंगी क्यों, तो बोल देते हमारे हाथ में नहीं। आप इनसे बोल दीजिए कि कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट दे दो, तो बोलते जरूरत नहीं। आप इनसे बोलिए महंगाई बेरोजगारी कहां जा रही है, तो बोलते हैं कांग्रेस समाजवादी पार्टी छोड़ गई। और बाकी किसी और समस्या पे बात करो तो बोल देते हैं नेहरू गांधी माया मुलायम छोड़ गए। मैं आपसे कहती हूं, आज कोई ऐसा वर्ग नहीं है, चाहे गरीब हो, चाहे युवा हो, चाहे अन्नदाता हो, चाहे नारी हो, जो सरकार की नीतियों का विरोध ना कर रही हो, लेकिन आप उस पर गंभीरता से विचार नहीं कर रहे। इसलिए विचार नहीं कर रहे क्योंकि सत्ता ही आपका सिद्धांत है। इसलिए अंत में अपनी बात को कहते हुए कि आपसे निवेदन है, फर्जी आंकड़ों की इस लिखित बाजीगरी को आप वापस लें और एक बार फिर से देखिए कि बजट का सही स्वरूप क्या है, क्या मांग है जनता की, क्या चाहती है। अपने क्षेत्र से जुड़े हुए तमाम बिंदुओं को मान्यवर में लिखित रूप से टेबल कर रही हूं और मैं चाहती हूं उन मांगों को भी बजट में समावेश किया जाए। बहुत बहुत आभार। नमो बुद्धाय। जय संविधान। जय